हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है कमल जैन क्लासेस में। और आपको मैं आज जो तीसरी क्लास है उसके बाद चौथी क्लास आपको दे रहा हूँ। और इस क्लास में मैं आपको फ्रेजेस के बारे में बताने वाला हूँ। फ्रेजेस क्या होता है, जैसा कि आपने पढ़ा था कि सेंटेंस होता है एक तो पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है क्लॉजेज, और तीसरा पार्ट होता है फ्रेजेस। तो फ्रेजेस का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर हम फ्रेजेस को ढंग से पढ़ें तो फ्रेजेस भी हर जगह पर उसको जो है जानना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से बहुत सारे कंसेप्ट हैं वो जो क्लियर होते हैं। तो चलिए, एक तो मैंने पार्ट जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था कि सेंटेंस किसे कहते हैं, और सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था जो पूरा अर्थ देता है वो कहलाता है सेंटेंस। और इसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक कॉम्प्लीमेंट होता है। यानी इसके अंदर भी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट चारों सेक्शन होते हैं। और इसकी एक शर्त जो मैंने बताई वो ये कि ये कंप्लीट अर्थ देता है। इसके 3 पार्ट बताए थे मैंने, जिनमें एक सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस मतलब जिसके अंदर मेन वर्ब एक हो। दूसरा कंपाउंड सेंटेंस होता है। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा होनी चाहिए और एटलीस्ट वन कंजंक्शन होना चाहिए। और तीसरा जो पार्ट है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर भी मोर देन वन वर्ब होनी चाहिए और इसके अंदर भी एक कंजंक्शन होना चाहिए। साथ में एक जो बात ध्यान रखने की है वो ये है कि कंपाउंड के अंदर दूसरा जो क्लॉज है वो फर्स्ट क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता है, यानी बिना क्वेश्चन पूछे हुए आंसर दिया जाता है। जबकि कॉम्प्लेक्स के अंदर जब प्रिंसिपल क्लॉज यानी मेन जो क्लॉज है उसके द्वारा क्वेश्चन पूछने पर जो दूसरा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो उसका आंसर देता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होता है। दूसरा पार्ट जो है उसे हम कहते हैं क्लॉज। जैसे मैं अभी आपको बार बार क्लॉज के बारे में बोल रहा हूँ, तो क्लॉज क्या होता है, जैसे इसको हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य, तो हम इसको बोलते हैं उपवाक्य। वाक्य का एक छोटा सा पार्ट। ध्यान दीजिए, सेंटेंस की तरह इसके अंदर भी एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट होता है, परंतु इसका अर्थ कंप्लीट नहीं होता। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, पर ये कंप्लीट अर्थ देता है और ये कंप्लीट अर्थ नहीं देता। और ये क्लॉज जो है ये 3 टाइप से होते हैं, जिनमें एक क्लॉज को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरे क्लॉज को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज और तीसरे क्लॉज को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। मैं बोल भी रहा हूँ, ध्यान दीजिए, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट और प्रिंसिपल। ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल क्लॉज का मीनिंग है प्रिंसिपल यानी मुख्य क्लॉज। इसके बिना तो कोई सेंटेंस बनेगा ही नहीं। हाँ, अगर प्रिंसिपल को मैं कोऑर्डिनेट से या सबऑर्डिनेट से जोड़ देता हूँ तो प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट को जोड़ने पर जो सेंटेंस बनेगा वो कंपाउंड होगा, और प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट को जोड़ने पर जो सेंटेंस बनेगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। इससे साफ क्लियर हुआ कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। डिपेंडेंट यानी डिपेंड है किस पर, प्रिंसिपल पर। इस स्थिति में अगर हम ये कहते हैं राम वॉज इल, राम बीमार था, सो ही डिड नॉट प्ले, इसलिए वो नहीं खेला, तो इसमें राम वॉज इल एक क्लॉज है और ही डिड नॉट प्ले ये भी एक क्लॉज है। और इन दोनों क्लॉज को सो नाम का एक कंजंक्शन जोड़ रहा है। इसके अंदर इस वॉज जो वर्ब है वो मेन वर्ब फाइनाइट वर्ब है, और प्ले है वो भी एक फाइनाइट वर्ब है। और 2 फाइनाइट वर्ब को जब हमने एक कंजंक्शन से जोड़ा तो ये सेंटेंस सिंपल तो रहा ही नहीं, या तो ये कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। अब हमें ये देखना है कि कंजंक्शन से पहले का जो क्लॉज होता है वो हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज होता है। हमने जैसा कि आपको बताया था कि प्रिंसिपल क्लॉज तो होगा ही होगा, और दूसरा क्लॉज जो है वो या तो कोऑर्डिनेट होगा या सबऑर्डिनेट होगा। अब ये कैसे पता करें कि ये कोऑर्डिनेट है या सबऑर्डिनेट है? तो अगर मैंने कहा कि राम बीमार था तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा उसने, अपने आप से ही मैंने जवाब दिया, इसलिए वो खेला नहीं।
भाई उसने पूछा तो नहीं, मैंने अगर आपसे कहा कि राम बीमार था तो आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अपने आप से ही मैंने बोल दिया, इसलिए वो खेला नहीं, आपने पूछा नहीं। इसका मतलब ये दूसरा वाला क्लॉज है वो बिना पूछे अर्थात अपने आप से जवाब दे रहा है, तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज है। और कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है इन दोनों को एक कंजंक्शन से जुड़ करके जो बनता है वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। इससे क्लियर हुआ कि राम वॉज इल सो ही डिड नॉट प्ले, एक कंपाउंड सेंटेंस है। इसी सेंटेंस को अगर हम उल्टा कर देते हैं और ये लिख देते हैं राम डिड नॉट प्ले, राम नहीं खेला, तो सुनने वाला पूछेगा कि भाई क्यों नहीं खेला, तो हमने जवाब दिया बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था। जब मैंने क्यों पूछा तब आपने ये जवाब दिया। और इसमें भी एक कंजंक्शन से पहला जुड़ा हुआ प्रिंसिपल क्लॉज है और ये क्यों का जवाब दे रहा है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और जब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को और कंजंक्शन से प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ दिया जाता है तब वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ करके कुछ नहीं बनेगा, प्रिंसिपल क्लॉज तो होना ही चाहिए, होगा ही होगा। अब एक चीज़ और देखिए, ये बात रही क्लॉज के बारे में। अगर हम ये कहें कि क्लॉज जो है और वो एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी ये वाला क्लॉज इस पर डिपेंड है, तो क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसकी पहचान क्या हुई, ये क्लॉज प्रिंसिपल पर डिपेंड होगा, डिपेंड क्लॉज है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तब इसका आंसर दिया जाए। अब क्वेश्चन तीन टाइप से पूछे जा सकते हैं, या तो पूछा जा सकता है क्या यानी व्हाट, दूसरा पूछा जा सकता है कौन सा या कौन सी, ऐसे करके पूछा जा सकता है, और तीसरा ये पूछा जा सकता है कहाँ, कब और या क्यों या कैसे। फाइनली क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा है। अगर मैंने ये कहा आई नो, मैं जानता हूँ, दैट ही हैज़ डन इट, मैं जानता हूँ, तो क्वेश्चन पूछने वाले ने कहा कि क्या जानते हो, तो जवाब दिया कि वह यह कर चुका है। यानी इसमें एक क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज है, दूसरा डिपेंड क्लॉज यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और बीच में जो दैट लगा है वो कंजंक्शन है। यानी कुल मिलाकर के एक प्रिंसिपल, एक सबऑर्डिनेट, एक कंजंक्शन, फाइनली है तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। परंतु इसमें ये पूछा जा रहा है कि मैं जानता हूँ, तो पूछने वाले ने कहा कि आप क्या जानते हो। तो जब भी किसी में क्या क्वेश्चन पूछा जाए तो वो सबऑर्डिनेट के अंदर नाउन क्लॉज कहलाएगा। यानी कुल मिलाकर के ही हैज़ डन इट को आप कौन सा क्लॉज बोलेंगे, नाउन क्लॉज। अगर मैंने ये कहा आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, whom you beat yesterday, जिसको आपने कल पीटा था। अब मैंने आई नो द बॉय, एक क्लॉज है जिसको अपन कह सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज है, और दूसरा यू बीट यस्टरडे, तुमने उसे पीटा था, ये एक डिपेंड यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्योंकि जब आप पूछेंगे मैं उस लड़के को जानता हूँ तो सुनने वाला कहेगा कि कौन सा लड़का, किस लड़के को आप जानते हो, और कौन सा लड़का मतलब वो लड़का जिसे आपने पीटा था। तो कौन सा का जवाब नहीं निकल रहा है, इसलिए कौन सा या कौन सी का जवाब निकलता है तो हम उसको एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। यानी ये वाला क्लॉज नाउन क्लॉज हुआ और ये वाला क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। अगर यहीं पर मैं बोल देता आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, तो सुनने वाला पूछता कि आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा वेयर राम वॉज बॉर्न, जहाँ राम पैदा हुए थे। तो यहाँ पर आई एम गोइंग एक प्रिंसिपल क्लॉज है और राम वॉज बॉर्न एक डिपेंड यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और बीच में वेयर जो है वो एक कंजंक्शन है, इसमें हुम कंजंक्शन था। इस क्लॉज को आप बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा डिपेंड है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज।
परंतु ये कहाँ का जवाब दे रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे एडवर्ब क्लॉज। यानी आपको पता चला कि प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जुड़ा हुआ सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होता है उसके अंदर भी 3 वैरायटी होती हैं, जिनमें अगर वो नाउन यानी क्या का जवाब दे तो नाउन क्लॉज होगा, और कौन सा का जवाब दे तो एडजेक्टिव क्लॉज होगा, और कहाँ कब क्यों कैसे का जवाब दे तो वो एडवर्ब क्लॉज होगा। एक और चीज़ देख सकते हैं कि अगर इस कंजंक्शन के बारे में देखा जाए, ये नाउन के लिए वर्क कर रहा है तो नाउन के लिए वर्क करने पर वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा, और ये वर्ब के लिए काम कर रहा है इसलिए वो एडवर्ब क्लॉज होगा। तो इस तरह से सबऑर्डिनेट के अंदर भी 3 क्लॉज हो सकते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज की मतलब डिपेंडेंट जो क्लॉज हैं उनको जोड़ करके बनाया जा सकता है। चलिए अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि पार्ट ज़्यादा है, पार्ट थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा स्पीडली पढ़ाना, और वरना ये कोर्स है वो काफ़ी बड़ा है और हम बहुत सारे बड़े वीडियोस बना सकते हैं, लेकिन इतने बड़े वीडियोस अपलोड नहीं हो पाते, तो इसलिए 30 to 35 मिनट्स के वीडियोस मैं बना कर डालता हूं, जिनको आप पसंद करिएगा, और जिनमें से जो कमियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, या आपको जो चीज़ समझ नहीं आती है बार बार देखिए उसको, तो आप मुझसे वो पूछ भी सकते हैं। कमेंट में लिख दीजिए कि सर मेरे को इस चीज़ को नहीं समझ आया, मैं बार बार उसको समझा दूंगा। चलिए अगले पार्ट को हम कहते हैं, इसी का तीसरा जो पार्ट है जिसको हम कहते हैं फ्रेज़। फ्रेज़ को हिंदी में भी हम कह सकते हैं ये एक वाक्य का अंश है, यानी एक वाक्यांश है। वाक्यांश का मतलब होता है कोई भी वाक्य दिया हुआ, कोई भी सेंटेंस दिया है तो उसके अंदर 2 या 2 से अधिक वर्ड्स को मिला करके एक नया वर्ड क्रिएट किया जाता है। ध्यान दीजिए, इस फ्रेज के अंदर अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, इसके पहले जब तक कि सब्जेक्ट या वर्ब नहीं आएगी तो ये फ्रेज वर्क नहीं करेगा। अगर मैंने ये कहा इन द रूम, कमरे में, तो अगर कोई कहेगा इन द रूम, तो इन द रूम का क्या मीनिंग होता है? इन द रूम का तो कोई मीनिंग नहीं होता। अब जैसे कोई ये कहता कि इन द रूम का कोई मीनिंग नहीं होता, इन द रूम के पहले मैं कुछ लिखूंगा, अगर इसके पहले लिख दूंगा राम इज इन द रूम, तब इसका मीनिंग होगा। यानी अगर मैं सब्जेक्ट और वर्ब लिखूंगा तो ही इसका मीनिंग निकलेगा, वरना ये मीनिंग नहीं निकलेगा। जबकि सेंटेंस का हमेशा ध्यान रखना, मीनिंग निकल जाता था, क्लॉज का मीनिंग तो निकलता था पर पूरा नहीं निकलता था, और इसका तो कोई मीनिंग नहीं निकलता। अगर इसको हम सब्जेक्ट और वर्ब के साथ जोड़ेंगे तो ही इसका मीनिंग निकलेगा। तो इन द रूम, ये 3 जो वर्ड मिलाकर के जो बनाया गया है, इसे हम कहेंगे फ्रेज। फ्रेज जो है ना वो 3 टाइप से हम बता सकते हैं, जिनमें एक होता है एडजेक्टिव फ्रेज, दूसरा होता है एडवर्ब फ्रेज, और तीसरा कॉम्प्लीमेंट फ्रेज, जिसको अक्सर हम बोलते रहते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट है। तो जानिए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। तो एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और कॉम्प्लीमेंट फ्रेज, अगर कोई भी फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज की तरह वर्क कर रहा होगा तो वो किसी नाउन के साथ लगा हुआ होगा और नाउन के बारे में ही बोल रहा हो, और अगर वो एडवर्ब फ्रेज होगा तो वो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब के साथ जुड़ा होगा और उसी के लिए वर्क कर रहा होगा। और अगर वो पीछे लगा हुआ है या कहीं भी लगा हुआ है पर वर्क किसी के लिए, यानी वो किसी के लिए वर्क नहीं करता, किसी के लिए वर्क न करे, तो समझ जाना वो कॉम्प्लीमेंट फ्रेज है। एग्जाम्पल के द्वारा जल्दी समझ आएगा। जैसे अगर मैंने कहा ही लाइक्स टी, वह चाय पसंद करता है, तो हमें नहीं पता कि वो चाय कौन सी पसंद करता है, लेकिन यहीं पर अगर मैं लिख दूं ही लाइक्स टी ऑफ आसाम, वह आसाम की चाय पसंद करता है, तो इससे पता चला कि ये ऑफ आसाम जो है, ऑफ आसाम, ऑफ नहीं बोलते इसको, ऑफ आसाम, जो कि 2 वर्ड हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कहेंगे ये फ्रेज है। अब इस फ्रेज के बारे में पूछा जाए कि ये फ्रेज किसके बारे में बोल रहा है, आसाम की क्या चीज़, आसाम की चाय, और चाय क्या है, नाउन। फाइनली नाउन के साथ जुड़ करके नाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए इस फ्रेज का नाम हम कहेंगे कि वो एक एडजेक्टिव फ्रेज है।
जब भी उस नाउन के बाद एडजेक्टिव फ्रेज जुड़ जाता है तो निश्चित रूप से वो नाउन है ना, वो खास हो जाता है और इस वजह से उसके पहले हम आर्टिकल द लगाना शुरू कर देते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इस टी के पहले आर्टिकल नहीं लगा, इस टी के पहले लग गया। क्यों टी के पहले? इसलिए लग गया कि इस टी को मैंने खास कर दिया। और हर एक नाउन जिसको मैं फ्रेज या क्लॉज के बाद लगा करके उसको खास कर दूं तो वो डेफिनेट आर्टिकल ही लेगा। अगर मैं ये कहता हूँ पीपल, तो ये पीपल लोग कहाँ के कोई पता नहीं, हमने कहा पीपल लाइक गेम्स, इसका मतलब हो गया लोग गेम्स पसंद करते हैं। और अगर मैंने कह दिया द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, फिर मैंने बोला लाइक गेम्स, तो स्पेशली ऑफ इंडिया लिख करके उन पीपल यानी लोग को मैंने डेफिनेट कर दिया। यहाँ पर कोई भी लोग थे, यहाँ पर वही लोग जो भारत में रहते हैं। तो ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्रेज है, लेकिन वो फ्रेज किसी पीपल यानी नाउन के लिए वर्क कर रहा है, इसलिए इस फ्रेज का नाम भी हम एडजेक्टिव फ्रेज रखेंगे। और यही कारण है इसके पहले मैंने आर्टिकल द लगाया हुआ है। हर जगह होगा, आगे पीछे कहीं भी आ सकता है। अगर मैंने कहा अमूल, अमूल का जो मिल्क आता है अमूल, और इसके बाद लिखा होता है द टेस्ट ऑफ इंडिया, द टेस्ट ऑफ इंडिया, भारत का टेस्ट। तो यह टेस्ट के पहले हमने क्यों दा लगाया? क्योंकि इसमें ऑफ इंडिया लिख करके इस इंडिया ऑफ इंडिया जो है ना, वो टेस्ट नाम के नाउन के लिए एक फ्रेज का काम कर रहा है, और ये फ्रेज किसी नाउन के लिए वर्क कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज है। तो एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में आपने जाना कि एडजेक्टिव फ्रेज किसी नाउन के आसपास लग करके उसकी क्वालिटी बताता है। दूसरा आता है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या है? जगह कम है इसलिए आपको हाल के हाल बताते जा रहे हैं हम। कोई भी चीज़ अगर आपको ऐसी लगती है कि समझ नहीं आई तो बार बार पूछ सकते हैं, और उसको वीडियो को बार बार रिवाइज करके भी देख सकते हो। दूसरा पार्ट आता है एडवर्ब क्लॉज। अगर मैंने कहा ही रेन इन अ वेरी स्लो मैनर, वह बड़ी धीमी गति से दौड़ा, तो इन अ वेरी स्लो मैनर 1 2 3 4 5 वो वर्ड है, इनको मिलाकर के मैंने इसको फ्रेज बोल दिया, तो ये फ्रेज बन गया। लेकिन इन अ वेरी स्लो मैनर ये पूरा फ्रेज है, ये दौड़ने की तरीके को बता रहा है कि वह दौड़ा तो, पर दौड़ने का तरीका कैसा था? धीमे धीमे दौड़ा। यानी इन अ वेरी स्लो मैनर इस रेन नाम की वर्ब के लिए वर्क कर रहा है, इसलिए इस फ्रेज का नाम हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। और देख सकते हो, जैसे मैंने कहा सी वर्क्स विद ग्रेट केयर, वह बहुत ज़्यादा सावधानी से कार्य करती है। तो इसमें विद ग्रेट केयर जो लिखा है, विद ग्रेट केयर एक फ्रेज है, और ये फ्रेज किसके लिए बोला है? वर्क्स, काम करने के लिए, वर्ब के लिए जब वर्क करेगा तो इस वर्ब को हम, इस फ्रेज को हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। कोई एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब के साथ जुड़ा हुआ कोई भी फ्रेज जो उस वर्ब के लिए वर्क करेगा, काम करेगा, तो वो एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। ध्यान दीजिए, जब हम एडजेक्टिव फ्रेज को हटा देंगे तो नाउन फ्रेज के बारे में पता नहीं चलेगा कि वो नाउन फ्रेज, नाउन क्या काम कर रहा है, नाउन की क्वालिटी नहीं बताएगा। और अगर मैं विद ग्रेट केयर इसको या इन अ वेरी स्लो मैनर हटा दूंगा तो ये वर्ब के लिए काम कर रहा है, तो वर्ब की जो कंडीशन है वो बताना बंद कर देगा। अगर मैं कहता हूँ सी वर्क्स, वह काम करती है, तो पर कैसे करती है? तो इसका तरीका तो ये है ना, इसलिए ये तरीका इस वर्ब के बारे में बता रहा है, तरीका इस दौड़ने रेन के बारे में बता रहा है, इसलिए वो एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। अगर हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट फ्रेज क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट फ्रेज को हटा दो या लगा दो, कोई काम नहीं करता। अगर मैं कहता हूं ही रेन इन द फील्ड, वह मैदान में दौड़ता है, तो मैदान में दौड़ने का तरीका थोड़ी बताता है कि स्लो दौड़ता है या तेज दौड़ता है, पर वो दौड़ता कहाँ पर है, किस स्थान पर? तो इसमें इन द फील्ड फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेज तो है, पर वो किसी वर्ब या नाउन के लिए वर्क नहीं कर रहा, इसलिए इसको हम कहेंगे कि वो कॉम्प्लीमेंट फ्रेज है। अगर हम एक सेंटेंस ऐसा दें जिसमें कि ये तीनों आ जाएं, जैसे देखिए ही लाइक्स द टी ऑफ
आसाम, और इसके बाद मैंने बोल दिया टी ऑफ आसाम। और कैसे? इन अ गुड मूड, बड़े अच्छे मूड में पसंद करता है। और कहाँ पसंद करता है? इन द गार्डन, गार्डन में पसंद करता है। तो ये ऑफ आसाम भी एक फ्रेज है, इन अ गुड मूड ये भी एक फ्रेज है, इन द गार्डन ये भी एक फ्रेज है। पर ऑफ आसाम टी के लिए वर्क कर रहा है, इन द गुड मूड लाइक्स के काम कर रहा है, और इन द गार्डन किसी के लिए काम नहीं कर रहा है। ये नाउन के लिए वर्क कर रहा है इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये वर्ब के लिए काम कर रहा है इसलिए एडवर्ब फ्रेज है, और जो किसी के लिए वर्क नहीं कर रहा है वो कॉम्प्लीमेंट फ्रेज है। तो इस सेंटेंस के अंदर तीनों फ्रेज मैंने ले आया हूँ। तो इस तरह से ये फ्रेज है ना, वो इस तरह से वर्क करता है। अब हम चलते हैं इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तरफ। आपको बता दें, अभी मैं फंडामेंटल से रिलेटेड पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को हम पढ़ाएंगे। आप भी जानते हो, क्योंकि ऑनलाइन में ज़्यादा बड़े वीडियोज़ नहीं बनाए जा सकते, इसलिए छोटे छोटे जो वीडियोज़ हैं उनके माध्यम से आपको बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। वे स्टूडेंट जो आगरा से बहुत दूर रहते हैं, पटना या उधर महाराष्ट्र या बिहार या कहीं की तरफ रहते हैं या एमपी की तरफ रहते हैं, जहाँ तक ये वीडियोज़ पहुँच रहे हैं वहाँ के बच्चों को जो बेनिफिट मिले, आज देखने में आ रहा है उतना बढ़िया कंटेंट्स नहीं मिलता, और साथ में वो ऑनलाइन के नाम पर बहुत सारा अमाउंट लेते भी हैं। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मैं वीडियोस बना करके आपकी हेल्प कर रहा हूँ। आप एसएससी के लिए ट्राई कर रहे हैं, बैंक के लिए ट्राई कर रहे हैं, सीडीएस या एनडीए के लिए ट्राई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से इंग्लिश के बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा, तब इसका आंसर मिलेगा आपको। चलिए हम एक पार्ट और बताते हैं कि सेंटेंस तो आपने जान लिया। अब सेंटेंस के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सेंटेंस को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, जिनमें एक पार्ट को हम कहेंगे सब्जेक्ट और दूसरे पार्ट को हम कहेंगे प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं सेंटेंस को। सब्जेक्ट जो है इसको हम फिर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें एक पार्ट को हम कह सकते हैं डिटरमाइनर और दूसरे पार्ट को हम कह सकते हैं नाउन। नाउन और डिटरमाइनर दोनों को मिलाकर सब्जेक्ट बनता है। डिटरमाइनर एक ऐसा वर्ड होता है जिस नाउन के बारे में कुछ बोलता है, और प्रेडिकेट है ना, इसको तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें एक पार्ट को हम कहते हैं वर्ब के रूप में, दूसरा पार्ट कहलाता है ऑब्जेक्ट, और तीसरा पार्ट कहलाता है कॉम्प्लीमेंट, जिसके बारे में अभी मैंने कहा था। एक कॉम्प्लीमेंट फ्रेज होता है, जिसे हटा दो या लगा दो, वो किसी के लिए वर्क नहीं करता। डिटरमाइनर के अंदर दो पार्ट फिर हम कर सकते हैं, जिनमें एक पार्ट को कहते हैं आर्टिकल, दूसरे पार्ट को हम कहते हैं एडजेक्टिव। और इस एडजेक्टिव के अंदर एक एडजेक्टिव का फ्रेज या क्लॉज भी जुड़ा हो सकता है, पर ध्यान रहे एडजेक्टिव का फ्रेज जो होगा वो किसी भी सूरत में नाउन के बाद ही आएगा, पहले नहीं आएगा। जबकि एडजेक्टिव है ना, वो इधर भी आ सकता है और उधर भी आ सकता है। एडजेक्टिव को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसा और कैसी, ये आंसर पूछने पर आंसर देगा, और नाउन को पता करना है तो कौन या किसने का जो जवाब आएगा वो नाउन होगा, सब्जेक्ट वाला। वर्ब को हम फिर दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जिनमें एक पार्ट को हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब, दूसरे पार्ट को हम कहेंगे मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब से पहले आती है, बाद में कभी नहीं आती। जब मेन वर्ब होती है तभी ये हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर मेन वर्ब नहीं हुई तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएगी। बहुत से लोग इस तरह से गड़बड़ कर देते हैं, जैसे ही इज़ अ डॉक्टर और पूछो तो ये कह देते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है। ज़रा सोचिए, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब कहाँ है? बिना मेन वर्ब के तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता। अगर हम ये कहते हैं ही इज़ डूइंग हिज वर्क, वह अपना वर्क कर रहा है, अब यहाँ पर इज़ और डूइंग दो वर्ब आ गई, तो यहाँ पर मेन वर्ब है तब ये हेल्पिंग है। अगर ये खुद अकेली आई है तो ध्यान रखना ये मेन वर्ब ही कहलाएगी। सेम कंडीशन ही हैज़ अ कार, तो इसके अंदर एक ही वर्ब आई है तो समझ जाइए ये मेन वर्ब है। लेकिन अगर कोई कहता है ही हैज़ डन इट तो ये कहलाएगी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसके साथ मेन वर्ब आ गई। तो ध्यान दीजिए,
हेल्पिंग वर्ब जब आती है जब मेन दी हो। अगर वो अकेली आई है तो मेन वर्ब कहलाएगी, अकेली आई है तो मेन वर्ब कहलाएगी। तो ये वर्ब टॉपिक पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे हम आपको। यहाँ पर आप हल्का समझ आ गया होगा। ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें एक को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं ये कहूँ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे, तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी हम ये कह सकते हैं कि वास्तविकता में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पहले आना चाहिए, जिसको हम कहते हैं डेटिव केस। डेटिव केस होता है, ये सही मायने में ऑब्जेक्ट कह देते पर ऑब्जेक्ट होता नहीं है। ये अगर अकेला आ गया तो ये कॉम्प्लीमेंट की तरह वर्क करता है। और वास्तविकता में जो ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही वास्तविकता में ऑब्जेक्ट है। और इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम पता करना चाहें तो किसे और किसको इसका जवाब होता है, जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इसके फिर दो पार्ट हो जाते हैं बिल्कुल इसी तरह से, जिनमें एक पार्ट को हम कहते हैं डिटरमाइनर और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं नाउन। इस डिटरमाइनर के फिर दो पार्ट कर सकते हैं, जिनमें फिर वही एक पार्ट आर्टिकल कहलाएगा और एक पार्ट एडजेक्टिव कहलाएगा। इस एडजेक्टिव के बाद भी एक फ्रेज आ सकता है जो किसी नाउन के बाद ही आएगा। इस नाउन को अगर हमें पता करना है तो ये क्या का जवाब होगा। कॉम्प्लीमेंट जो सेंटेंस के एंड में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, इसका होना और ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके अंदर तीन पार्ट आते हैं, एक आता है मैनर, दूसरा आता है प्लेस और तीसरा आता है टाइम। इसको हम कहते हैं MPT। मैनर यानी कैसे का जवाब है, प्लेस यानी कहाँ का जवाब है और टाइम यानी कब का जवाब है। अब एक सेंटेंस के माध्यम से इसे हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने, अ ब्यूटीफुल गर्ल in the class has given me a nice gift of gold। यहाँ लिखना पड़ा है नीचे of gold, और फिर secretly चुपचाप से दिया in the class, क्लास में दिया, और at 7 o'clock 7 बजे दिया। यानी पूरा जो पार्ट है ये अपने आप में यहाँ से लेकर के और इस क्लॉक तक का पूरा सेंटेंस है, जिसमें वर्ब से पहले का पूरा पार्ट कहलाएगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा, और वर्ब के बाद का पूरा पार्ट है वो प्रेडिकेट कहलाएगा। सब्जेक्ट के अंदर अगर हम देखें तो गर्ल जो बीच में लिखा हुआ है ये कहलाएगा नाउन, और इसके इधर उधर तीनों पार्ट हैं वो कहलाएंगे डिटरमाइनर, क्योंकि ये तीनों पार्ट जो है ना वो उस गर्ल के बारे में बोल रहे हैं। जैसे अ किसके लिए काम करेगा, गर्ल के लिए, ब्यूटीफुल भी गर्ल के लिए, और इन द क्लास भी गर्ल के लिए। तो दे आर द डिटरमाइनर। डिटरमाइनर्स में फिर हम पार्ट करेंगे तो ए आर्टिकल कहलाएगा और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव कहलाएगा। और हाँ, इस नाउन के बाद आने वाला तीन जो वर्ड्स इन द और क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्रेज है पर उस गर्ल को वो डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। अगर ये लड़की बहुत सारी होती, उनमें से एक शॉर्ट तो ए लगा है, अदरवाइज या दा भी लग सकता था। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि इसमें दा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ब्यूटीफुल गर्ल दुनिया में एक नहीं है, कई सारी। तो ये आर्टिकल टॉपिक पढ़ेंगे तब उसमें क्लियर होगा। हैज़ गिवन मी अ नाइस गिफ्ट ऑफ गोल्ड सीक्रेटली इन द क्लास, इसके अंदर हैज़ गिवन कहलाएगी वर्ब, और मी अ नाइस गिफ्ट ऑफ गोल्ड ये पूरा पार्ट कहलाएगा ऑब्जेक्ट, और सीक्रेटली इन द क्लास एट 7 o'clock कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। इस वर्ब के अंदर हैज़ और गिवन दो, यानी हेल्पिंग वर्ब हैज़ और गिवन एक मेन वर्ब है। मी अ नाइस गिफ्ट ऑफ गोल्ड ये पूरा पार्ट ऑब्जेक्ट है, जिसमें मी यानी किसे गिफ्ट दिया तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अ नाइस गिफ्ट ऑफ गोल्ड ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के भी हम पार्ट कर दें तो गिफ्ट जो है ना वो कहलाएगा नाउन, और इसके अगल बगल जो अ और नाइस और ऑफ गोल्ड ये लिखे हुए ये आपके डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर के अंदर भी ए जो है वो आर्टिकल है और नाइस है वो एडजेक्टिव है, और इस गिफ्ट नाम के नाउन के बाद जो आया है ऑफ गोल्ड ये दो शब्द हैं, इनको हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। इसके बाद लास्ट पार्ट बचा तीन, जिनमें कैसे दिया मैनर है, सीक्रेटली दिया,
कहाँ दिया, इन द क्लास प्लेस है, और कब दिया, एट 7 o'clock, ये टाइम है। तो एक सेंटेंस के अंदर मैक्सिमम जो हिस्से हो सकते हैं वो इस तरह से हो सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि हु, तो हु माने क्या होता है, कौन, और अगर कोई कहता है कौन कौन, तो हु के साथ आप एवर लगा दीजिए, हु एवर। और अगर मैं एक शब्द और लगा देता हूँ, और कौन कौन, और कौन कौन, तो और कौन कौन में आपको हु एवर के साथ एक वर्ड और लगा दीजिए, एल्स। तो कौन की इंग्लिश होती है हु, कौन कौन हु एवर, और कौन कौन तो हु एवर एल्स। तो इसी प्रकार से किसी भी वर्ड के लिए, जैसे किसी ने कहा कि कहाँ, तो आप बोलेंगे वेयर, और कहाँ कहाँ तो वेयर एवर, और कहाँ कहाँ तो वेयर एवर एल्स। वाट यानी क्या, और वाट एवर क्या क्या, और क्या क्या तो वट एवर एल्स। इसी तरह से ये वर्ड बनाए जाते हैं। आगे ये चीज़ें जितनी हैं बहुत सारी बताएंगे, जगह बोर्ड पर कम पड़ जाती है इसलिए ज़्यादा बड़ा नहीं लिख सकते। फिर भी आपको मैं बार बार बोल रहे हैं, रिमाइंड कर करके आप बार बार देखिए। नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि सर यहाँ पर ये पॉइंट है, समझ नहीं आ रहा। अगर आपकी कोई भी रिलेटेड टू ग्रामर कोई भी कंसेप्ट ऐसा है जो अटक रहा है, जिसको समझ नहीं पा रहे हैं, आप पूछिए। मैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाने की अपेक्षा इस जो आपका देसी बोर्ड पर पढ़ाना पसंद करता हूं, क्योंकि वास्तविकता में इसमें आपको ये भी पता चलता है कि मैं राइटिंग में क्या लिख रहा हूं। उसमें तो बाकायदा फीड होता है, सीधा सीधा लिख देते हैं और वही सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कई सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई एम रेडी टू गिव यू आंसर्स। आपको बता दें, सारे कंसेप्ट धीमे धीमे ये क्लियर होंगे। आपको बता दें, इंग्लिश में मैंने बहुत बड़ा अध्ययन किया है। आई हैव 31 ईयर्स एक्सपीरियंस, 31 साल का अनुभव लेके बैठा हुआ हूँ। I am 53 years old. So presently I am just not to challenge, but I am just telling you whatever I am just teaching you, that will be beneficial for you and that will be much more important for SSC exams and most of the other exams. तो प्लीज़ देखते रहिएगा, मेरे वीडियोस सब्सक्राइब करते रहिएगा। कल की क्लास में कुछ देरी हो जाती है, तो कल भी मैं कोशिश करूँगा कि क्लास आपको मिले। और कल की क्लास में मैं आपको ये बताऊँगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बिना वर्ब को पता करना मुश्किल होता है, तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूँ। मेरे और भी वीडियोज जो पड़े हुए हैं उनमें भी देखिएगा, उनमें भी बहुत अच्छी तरह कंसेप्ट बताए हैं मैंने बार बार जैसे बोला हुआ है। इनको वीडियोस को और लोगों को शेयर कीजिए। जो गरीब बच्चे उनको ज़रूर कहिएगा, और अगर गरीब बच्चे आगरा के पास रहते हैं, वो आगरा आ सकते हैं तो स्वागत है। मिनिमम में उनको मैं पढ़ाऊँगा, और अगर बहुत ज़्यादा देने लायक भी नहीं होंगे तो मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा। पर पढ़िए, आगे बढ़िए, क्योंकि जो पढ़ गया वो आगे बढ़ गया, वो सीख गया। माँ बाप आपके इंतज़ार कर रहे हैं 100%। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे कहीं लग जाएं, तो क्यों हम सब ही मिडिल क्लास के लोग होते हैं, कोई भी बहुत बड़े पैसे वालों के लोग नहीं होते। तो हम ये चाहते हैं कि निश्चित रूप से पढ़ें और अपने माँ बाप के अरमानों को पूरा करें। नमस्कार, थैंक यू।